हे स्टूडेंट्स, दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। और चैप्टर कौन सा चल रहा था? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे बहुत सारे। हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ लिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ लिया सॉरी, हमने फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ लिया, हम लोगों ने डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट है वो है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑक्यूपेशन से समझ में आ रहा होगा, तीन तरह का सेक्टर है हमारे देश में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, हर जगह होता है ना। तो सर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? तो बेटा आप यूँ समझो कि कितने लोग प्राइमरी सेक्टर में हैं, कितने लोग सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं और कितने टर्शरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। डेफिनेशन देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सनस अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स। यानी जो अलग अलग तीनों सेक्टर्स हैं उसमें कितने कितने वर्कर्स इन्वॉल्व हैं, उसको बोलेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर? अब इसको यूँ समझो, बहुत सिंपल है ये, बहुत ज़्यादा छोटा सा है। तो सर सबसे पहले जो पॉइंट है वो है प्री डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन। आपको मैंने बताया था कि इंडियंस, जो भी हमारे इंडिया में फार्मिंग सेक्टर था उसमें मोस्टली बहुत सारे लोग डिपेंडेंट थे। यहाँ पर लिखा हुआ है 75%, यानी 75% ऑफ द पीपल वर डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है ना, ये अंग्रेजों के रूल के टाइम की बात है। रिमेनिंग जो 25% था उसमें जो परसेंटेज है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर को दिया गया है। यानी 75% तो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट थी और रिमेनिंग जो 25% वर्कर्स थे वो किस में काम करते थे? मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर में। इज दैट क्लियर? कंटिन्यू करता हूँ मैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका रीजनल वेरिएशन। सर ये क्या है? देखो मैं आपको कुछ स्टेट्स के नाम बताऊंगा, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है ना, यहाँ पर जो लोग थे, यहाँ पर जो भी वर्कर्स थे, फार्मर्स थे, वो कम डिपेंडेंट थे सर किसके ऊपर? एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। यानी ये जो मैंने आपके सामने पॉइंट्स बताए हैं, इन स्टेट्स में जो वर्कर्स थे वो कम डिपेंडेंट थे किसके ऊपर सर? एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। यानी आप ये कहना चाहते हो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक एंड वेस्ट बंगाल में लोग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट क्या थे सर? ज़्यादा थे। सिंपल सी बात है, क्योंकि उनको लगता था यार एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना कोई मज़ा नहीं आ रहा और ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं। तो वो शिफ्ट हो गए, वो किस में शिफ्ट हो गए? मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में। दैट्स इट। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब, जहाँ पर सबसे बड़ी एग्रीकल्चर फील्ड्स, अच्छी खासी एग्रीकल्चर फील्ड्स है, वहाँ पर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा इंगेज थे। कहाँ पर? उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब में जो वर्कर्स थे वो ज़्यादा इन्वॉल्व थे एग्रीकल्चर सेक्टर में, लेकिन जो ऊपर वाले स्टेट्स हैं उसमें कम था। तो ये रीजनल वेरिएशन क्या था बेटा? बेटा रीजनल होता है स्टेट्स। कुछ स्टेट्स में लोग एग्रीकल्चर में ज़्यादा इन्वॉल्व थे और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में कम इन्वॉल्व थे, इसको बोलेंगे वेरिएशन, रीजनल वेरिएशन। और कुछ स्टेट्स में लोग एग्रीकल्चर में कम थे और मैन्युफैक्चरिंग सर्विस में क्या थे? ज़्यादा थे। और कुछ में एग्रीकल्चर में ज़्यादा थे और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में कम थे। दैट्स इट। इसको बोलते हैं रीजनल वेरिएशन। बहुत छोटा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ समझने का नहीं है, सिर्फ हम लोगों ने देख लिया कि कौन कौन से लोग कौन कौन से सेक्टर में इन्वॉल्व थे। दैट्स इट। अब अपन लास्ट एंड फाइनल टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, यस बच्चों, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मैं बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है रोड, रेलवेज, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट ऑफिस, ये सब पोस्टल सर्विसेज। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर था अंग्रेज़ों के रूल के टाइम पे इंडिया में बहुत पुअर था, बेकार था भाई, है ना। ये डेवलप तो हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर आया था, रोड्स आए थे, बने थे, रेलवेज, जो रेलवे स्टेशंस आए थे, रेलवे का जो स्ट्रक्चर बनाया गया था ये बनाया गया सर, वाटर ट्रांसपोर्ट बनाया गया। लेकिन इसका जो मेन पर्पस था वो किसके लिए था सर? कॉलोनियल इंटरेस्ट। कॉलोनियल यानी अंग्रेज़ों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमको सर्व करने के लिए नहीं, इंडियंस को सर्व करने के लिए नहीं, बल्कि अंग्रेज़ों को सर्व करने के लिए। इज दैट क्लियर? यस। अब कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। पहला पॉइंट है आपका रोड्स। ठीक है ना, ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स, ध्यान से समझना, किसके पास सर? पैसे की कमी किसके पास थी? ब्रिटिश रूल के पास। कंस्ट्रक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया। कंस्ट्रक्शन हुआ था लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया। ठीक है, जो भी रोड्स बनाए गए थे बच्चों वो दो पर्पस के लिए बनाए गए थे। जो भी रोड्स बनाए गए थे वो सर्व कर रहे थे इंटरेस्ट
दो चीज़ों के लिए बनाए गए थे सर। क्या? एक तो आर्मी को मोबिलाइज करना, यानी आर्मी को एक जगह से यानी एक एरिया से किसी दूसरे जगह पे भेजना, ठीक है। अंग्रेज अपने लिए सोच रहे हैं बस भी यहाँ पर, इंडिया को तो कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला है यहाँ पर। इज़ दैट क्लियर? यानी पहला पॉइंट क्या बताया, पहला मोटो क्या बताया सर रोड्स को बनाने का, आर्मी को मोबिलाइज करना एक जगह से दूसरी जगह यानी भेजना, ठीक है। और दूसरा था सर शिफ्टिंग रॉ मटेरियल। क्या बोला बेटा? शिफ्टिंग रॉ मटेरियल, यानी एक जगह से दूसरी जगह रॉ मटेरियल भेजना। और यूँ होता था, देखो मैं आपको बताऊँ, यानी रोड्स के थ्रू रेलवे स्टेशन तक रॉ मटेरियल पहुँचाना, ठीक है। फिर एक रेलवे स्टेशन से किसी दूसरे रेलवे स्टेशन तक वो रॉ मटेरियल पहुँचाना। फिर जो भी पोर्ट्स होते थे उसके थ्रू विदेशों में रॉ मटेरियल क्या किए जाते थे सर? ट्रांसपोर्ट किए जाते थे। और ये रॉ मटेरियल कहाँ सर? इंग्लैंड में भेजे जाते थे। मैंने आपको बताया इंडिया वॉज अ एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। यस सर। तो दो पर्पस थे सर रोड्स को बनाने के, एक तो आर्मी को मोबिलाइज करना और दूसरा रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना फॉर क्या कहते हैं अंग्रेजों के लिए, फॉर ब्रिटिशर्स, ठीक है ना। अब आगे बढ़ता हूँ। लेकिन शॉर्टेज थी सर, किस चीज़ की सर? वेदर रोड्स की। किसकी? वेदर रोड्स की, ठीक है ना बच्चों। क्योंकि एक्चुअल में क्या थे, वेदर रोड्स बहुत ज़रूरी थे सर। एक्चुअल में वेदर रोड्स में लोगों को जाने के लिए, क्योंकि लोगों को जाने के लिए प्रॉपर रोड्स नहीं थे, प्रॉपर वेदर रोड्स बने हुए नहीं थे, ठीक है बच्चों। तो वेदर रोड्स के बेसिस पर लोग गांव जाते थे, गांव से आते जाते रहते थे, तो बहुत कमी थी। और लोग सबसे ज़्यादा सफ़र कब करते थे सर? ड्यूरिंग फेमाइंस एंड नेचुरल कैलेमिटीज़। जब कोई डिज़ास्टर आता था उस टाइम पे लोग बहुत बुरी तरीके से क्या करते थे? सफ़र करते थे। तो प्रॉपर वेदर रोड्स ना होने के कारण जो गांव के लोग थे वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते थे, वो गांव साइड नहीं जा पाते थे इसलिए। और वो सबसे ज़्यादा सफ़र कब करते थे सर? फेमाइंस के टाइम पर, नेचुरल कैलेमिटीज़ के टाइम पर, डिज़ास्टर जब भी होता था, है ना। ठीक है बच्चों। अब अपन रोड्स के बाद आते हैं अपन किस पे? रेलवेज़ पे, ठीक है। यस बच्चों, वैसे रेलवेज़ का बारे में आपको पता तो होगा। रेलवेज़ इंडिया में ब्रिटिशर्स लेके आए थे। कब लेकर आए थे? 1850 में। नहीं पता तो देख लो। इससे दो तरीके से इफेक्ट पड़ रहे थे हमारे इंडिया में सर। क्या? सबसे फ़ायदा भी हो रहा था, नुकसान भी था। फ़ायदा देख लो, नुकसान देख लो, दोनों देख लो। पहला पॉइंट ये था सर कि एक तो जो लॉन्ग डिस्टेंस थे, मतलब अगर किसी पर्सन को एक जगह से किसी दूसरी जगह जाना है और उसका जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है, तो रेलवेज़ उस डिस्टेंस को क्या कर रही थी? ख़त्म कर रही थी। इन शॉर्ट सर जितने भी जो रुकावटें थी, बैरियर्स थे, रेलवेज़ ने क्या किए? ख़त्म कर दिए। दैट्स इट। और नेशनल इंटीग्रेशन बहुत बढ़ रहा था सर। इंटीग्रेशन यानी यूनाइट। लोगों को अगर अपने दूसरे परिवार के लोगों से मिलने जाना है या कोई काम करने जाना है तो रेलवे वहाँ पर बहुत क्या हो रही थी? हेल्पफुल हो रही थी। इंटीग्रेशन यानी यूनाइट होना, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना। दूसरा क्या था? कमर्शलाइजेशन बहुत हुआ सर रेलवेज़ की वजह से। सर ये कमर्शलाइजेशन क्या हुआ? मैंने आपको पहले भी बताया था। फूड क्रॉप्स से कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन, जब फूड क्रॉप से जो सारा प्रोडक्शन था कन्वर्ट हो गया कैश क्रॉप्स में, इसमें वो कमर्शलाइजेशन, ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था सर। वो कैसे? अब रेलवेज़ का बेटा, रेलवेज़ इन्हीं कैश क्रॉप्स को क्या कर रही थी? ट्रांसपोर्ट कर रही थी। जितना ज़्यादा देखो कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन तो हो ही रहा था। अब अंग्रेजों को एक मीडियम मिल गया जिसके थ्रू वो कैश क्रॉप्स को क्या कर रहे थे? ट्रांसपोर्ट, सेल आउट कर रहे थे पूरे इंडिया लेवल पर, इवन बाहर भी, ठीक है ना। लेकिन इससे इंडिया को बहुत नेगेटिवली इफेक्ट हुआ, क्योंकि इंडिया जो फूड क्रॉप्स में सेल्फ सफिशिएंट था, धीरे धीरे अब वो क्या होता जा रहा था? डाउनफॉल। क्योंकि वो फूड क्रॉप से अपना प्रोडक्शन किस में कन्वर्ट कर दिया था सर? कैश क्रॉप्स में कर दिया था। तो इससे एडवर्सली अफेक्ट किसको हो रहा था सर? विलेज, गाँव के लोगों को, क्योंकि उन्होंने फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन कम कर दिया और कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन ज़्यादा कर दिया था। एडवर्सली नेगेटिव इफेक्ट। इस बेनिफिट हुआ तो सही, फॉरेन ट्रेड बढ़ा तो सही बच्चों, लेकिन जो मेन फ़ायदा था वो किसको हो रहा था? ब्रिटिशर्स को। किसको हो रहा था बच्चों? ब्रिटिशर्स को। इज़ दैट क्लियर? ओके। यस बच्चों। फिर थर्ड जो डेवलपमेंट हुआ है, थर्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई वो है एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अंग्रेजी सरकार, इन्होंने वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट बनाया, लेकिन इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। नॉट सेटिस्फैक्ट्री सर। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें काफ़ी पैसा लग गया था, ह्यूज कॉस्ट पे बना था, ये अनइकोनॉमिकल था। अनइकोनॉमिकल मतलब सर क्या? एक्चुअल में ये जो एयर ट्रांसपोर्ट बनाया गया, यानी इनलैंड वाटरवेज बनाने की कोशिश कर रही थी अंग्रेज सरकार। यानी मान लो गुजरात में एक पोर्ट है
जहाँ पर पोर्ट समझते हो, सी पोर्ट, वहाँ से मुंबई तक जाने के लिए कुछ फैसिलिटीज़ की जा रही थी, लेकिन नहीं बना पाई सर। बनाया भी सही, लेकिन बहुत पैसा लग गया और इतना सक्सेस नहीं हो पाया, अनइकोनॉमिकल एंड ह्यूज कॉस्ट। ठीक है सर, किसकी बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? इनलैंड वाटरवेज, मतलब विद इन कंट्री के अंदर। और कोशिश की जा रही थी कि जैसे रेलवेज का सेटअप बनाया गया वैसे इसका भी एयर ट्रांसपोर्ट का बनाया जाए, वाटर ट्रांसपोर्ट का बनाया जाए। इज़ दैट क्लियर? लेकिन सर नहीं बना पाए, नहीं बना पाए। इज़ दैट क्लियर? यानी अगर मैं वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करूँ तो सिंपल सी बात है कि जो वाटरवेज वाला जो टॉपिक है बच्चों, वाटरवेज तो इतना कुछ खास नहीं बना, और रेलवेज़ को कंपटीशन करने के लिए इनलैंड वाटरवेज बनाया जा रहा था, जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक है ना, रेलवेज़ को कंपटीशन नहीं दे पाए। एंड लास्ट एंड फाइनल जो आपका है वो है फोर्थ वाला, जो कि हम लोग बोलेंगे कम्युनिकेशन। इज़ दैट क्लियर? सर इसमें क्या है, इसमें पोस्ट एंड टेलीग्राफ पे ज़्यादा फोकस किया गया, मेन फोकस, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव था। ये इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ आया था सर, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव सिस्टम था। सर क्यों आया था ये बेटा? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। मतलब कुछ भी पोस्ट क्या होता है भाई, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को सेंड करना, हर चीज़ की नॉलेज देना, कुछ भी इंफॉर्मेशन क्या करना, एक दूसरे के पास पहुंचाना। लेकिन ये जो सर्विसेज थी, पोस्ट सर्विसेज, ये इतनी कोई खास नहीं थी, इनएडिक्वेट थी लेकिन इतनी खास नहीं थी। ठीक है बच्चों, तो कम्युनिकेशन में हम लोगों ने पढ़ा पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ये काफ़ी एक्सपेंसिव सिस्टम आया था, एक इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। ये क्यों आया था सर? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। लेकिन जो भी सर्विसेज दी जा रही थी ये प्रॉपर तरीके से सफिशेंट नहीं थी। दिस फाइनली एंड्स योर चैप्टर। और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रॉपर तरीके से वीडियोस देखो जितने भी पुराने वाले हैं, और जो भी प्रॉब्लम होगी क्लियर आउट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर में आऊँगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के, तो अपन कंटिन्यू करते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।